हेलो गाइस, लास्ट वीडियो तक हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 तक की बात कर ली थी। इस एक्ट में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करने वाले हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके कुछ प्रोविजंस हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं और उसके बाद उसके अदर प्रोविजंस की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि चार्टर एक्ट 1813 के टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एक्ट ने आपके बेसिकली कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था और बेसिकली उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। एक्सेप्ट जो आपकी बेसिकली मोनोपोली थी वो आपकी ट्रेडिंग पे ख़त्म हो गई थी, एक्सेप्ट चाय और चाइना। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था, बैकग्राउंड जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड में जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो एज अ फ्रेंच लीडर बहुत ज़्यादा हाइक पे राइज हो गया था और इट वाज द एरा ऑफ राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, and he had brought that Berlin Decree of 1806 and Milan Decree of 1807। तो 1806 की बर्लिन डिक्री और मिलान डिक्री 1807 की लाई थी। तो उसके तहत क्या रूल बनाया था उसने कि ब्रिटिश गुड्स का जो इम्पोर्ट था ना उसने वो बंद करा दिया था। तो बेसिकली जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो आपके उन यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे जो कि फ्रेंच के अलाइज हैं या फिर फ्रेंच के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपको ध्यान होगा कि कैसे ड्यूप्ले को, जो एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, उसको जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और क्लाइव ने और बाकी लोगों ने मिल करके कैसे उन लोगों की जो छोटी मोटी कॉलोनीज बनने की शुरुआत हुई थी तो उनको भगा दिया गया था यहाँ से। तो बेसिकली एक तरह से उनसे बदला लेने के लिए जो है इम्पोर्ट जो ब्रिटिश गुड्स का वो है यूरोपियन कंट्रीज़ में उसने बंद करा दिया था, जो कंट्रीज़ फ्रांस के साथ फ्रेंडली थी उनमें। ठीक है, और जो कि फ्रांस पे डिपेंडेंट थी। और उससे क्या हुआ कि उसने जो सिस्टम लाया उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। तो ये आपका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि फ्रेंच और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है बेसिकली ब्रिटिश जो अपने गुड्स नहीं बेच सकते थे। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन्हें मार्केट चाहिए था अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए। तो बेसिकली वो फ्री ट्रेड की मांग कर रहे थे और उसी टाइम जो है ये फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ एडम स्मिथ बहुत पॉपुलर हो रही थी वहाँ पे ब्रिटेन में। ठीक है, तो वो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने की बात कर रहे थे और उसी के चलते बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोष था वहाँ के जनता में और वहाँ के मर्चेंट्स में स्पेसिफिकली। तो इसीलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है ख़त्म कर दी गई आपकी कॉलोनी से और उनको जो मोनोपोली दी गई वो चाय के ट्रेड पे उनका आधिपत्य था और चाइना के साथ ट्रेड पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था। तो ये दो चीज़ें कंपनी के साथ रहीं, बाकी जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो उनके ले लिए गए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बेसिकली ये जो पूरा ये काम हुआ, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अपोज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका कहना था कि जब वो कमर्शियल प्रिविलेजेस जो हैं उनके और वो प्रिविलेज्ड हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी और कमर्शियल प्रिविलेजेस को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना था आपके बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और क्या प्रोविजंस थे वो देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का। चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 के तहत बेसिकली कंपनी के टेरिटोरियल रेवेन्यू और कमर्शियल प्रॉफिट्स को रेगुलेट किया जाना था। ठीक है, और कंपनी को बोला गया कि टेरिटोरियल और कमर्शियल अकाउंट्स आप अलग अलग रखो। ठीक है, कंपनी डेप्ट वाज टू बी रिड्यूस्ड एंड डिविडेंड वाज फिक्स्ड एट द रेट 10.5%। मैंने आपको एक चीज़ गलत बोली थी यहाँ पे, वो ये बोला था कि आपकी बेसिकली इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इसमें नहीं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेसिकली कि जो है आपका ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बस जो कंपनी के प्रिविलेजेस हैं, मोनोपोली थी, उसको ख़त्म किया गया है। ठीक है, मेन मुद्दा ये मोनोपोली ख़त्म करने का है। ठीक है, दूसरे प्रोविजन ये हैं कि द एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स। उनको बोला गया कि आप जो है अपनी टेरिटरी का रेवेन्यू और कमर्शियल प्रॉफिट जो है उसका एक अकाउंट देंगे बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, और उनको बोला गया कि आप टेरिटोरियल कमर्शियल अकाउंट अलग अलग रखिए और कंपनी का जो डेब्ट था उसको कम कर दिया गया और डिविडेंड जो है उनका फिक्स कर दिया गया कि वो 10.5% का डिविडेंड जो है सरकार को देंगे जो वो लोन लेते हैं उसके लिए। और उनको बोला गया कि आप 1 लाख रुपए जो है हर साल रखिए इंडियंस के एजुकेशन के लिए। तो आपको याद होगा कि सोशल और कल्चरल पॉलिसी में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की थी। ठीक है, तो ये हमने
बात करी। जब वो अगर आपने वो सोशल कल्चरल पॉलिसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वुड्स डिस्पैच टू मैकॉलेज मिनट के नाम से वो वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 1813 के एक्ट की भी बात आती है कि उसमें आपके 1 लाख का प्रोविज़न किया गया था कि आप 1 लाख रुपए जो है हर साल इंडियंस के पढ़ाई के लिए खर्चा करो। दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते थे उन पे टैक्स लगाया जाना था, ठीक है। तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कोई खास जो है बेसिकली चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि मिशनरीज़ को और मोरल और रिलीजियस इम्प्रूवमेंट्स के लिए अलाउ किया गया कि मिशनरीज भी आने लगी ब्रिटेन से, ठीक है। और 1 लाख रुपए हर साल एजुकेशन के लिए दिया जाना था इंडियंस के लिए। और जो ये था कि कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई एक्सेप्ट चाय और चाइना, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनस एंड टू पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम। नई तरह के टैक्सेस लगाए गए। सो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और अगले वीडियो में हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। टिल देन स्टे tuned with us and keep watching, keep supporting.